तो प्रकाश को समझ लेते हैं। प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रकाश, देखिए तरंग जो होती है, पहले समझ लेते हैं। तरंग आपका क्या होता है, तरंगों को दो भाग में बांटा गया है। यहां समझ लेते हैं इसको। देखिए एक हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। और एक हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक। और एक हो जाएगा आपका यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, ठीक है। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। पहला आपका हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की। यहाँ पे हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की। जो प्रकाश होता है, इस विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी ट्रेवल करते हैं और किसी माध्यम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। जब ये निर्वात में ट्रेवल करते हैं तो इनकी जो चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल ये आपका होगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब ये किसी माध्यम में चलती है, मान लेते हैं कि अगर जल है, अगर जल में चलेंगी, जल में क्या होगा आपका, जल में चाल इसका क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल ये आपका हो जाएगा 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कांच की अगर बात करें, कांच में क्या होगा इसका, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, ये होगा 2×10⁸ मीटर पर श्रिंग। ये मैक्सिमम पॉइंट जो है ये आपका क्षैतिज से, ये आपका क्षैतिज लाइन है, इस क्षैतिज लाइन से समझिए, इस क्षैतिज लाइन से यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, इस मैक्सिमम पॉइंट को बोलते हैं श्रिंग, इसको बोलते हैं श्रिंग। और इसको मिनिमम पॉइंट जो है, सबसे जो एकदम नीचे वाला पॉइंट है, एकदम मिनिमम पॉइंट, इसको बोलते हैं गर्भ, इसको बोलेंगे गर्भ, ठीक है। देखिए क्षैतिज से जो ये मैक्सिमम ऊंचाई है, इसकी तरंग की क्षैतिज से ये जो मैक्सिमम ऊंचाई है, इस मैक्सिमम ऊंचाई को बोलते हैं एम्पलीट्यूड यानी आयाम। इस मैक्सिमम ऊंचाई को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड यानी आयाम, ठीक है। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्षैतिज से मैक्सिमम ऊंचाई जो होती है यही क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहलाती है, ठीक है। या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि जो सबसे गहराई जो ये स्थान होता है आपका क्षैतिज से, ये जो गर्त वाला पॉइंट है, इसके बीच की दूरी को भी हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। क्षैतिज से ये जो गर्त की बीच की जो दूरी है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका श्रिंग होगा, एम्पलीट्यूड यानी आयाम बोलेंगे, ठीक है। देखिए इसको भी हम गर्त बोलेंगे, ठीक। तो दो श्रृंगों, इसको समझ सकते हैं, ये भी आपका एम्पलीट्यूड यहां से हो जाएगा। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्ध्य बोलते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं इसको, ठीक है। दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा,
तरंग दैर्ध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे भी ये हो जाएगा आपका कंडीशन, दो गर्तों के बीच की दूरी को भी हम क्या बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य बोलेंगे, ठीक है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये भी आपका तरंग दैर्ध्य होगा, दैर्ध्य, ठीक है। जो प्रकाश होता है अनुप्रस्थ तरंगों की भांति व्यवहार करता है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगें वो होती नहीं है, वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है। यहाँ पे हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में कैसे होता है और उन पे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, परीक्षा में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे दर्पण, दर्पण यानी मिरर, ठीक है। दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा समतल दर्पण, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। दूसरा आपका होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यहां देख लेते हैं, एक आपका होगा अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और एक होता है आपका उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये आपके दर्पण है, ठीक, ये दर्पण है। दर्पण कितने प्रकार के हो गए, समतल दर्पण एक हो गया, ये आपका पहला समतल दर्पण हो गया, और ये दूसरा आपका गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में भी दो प्रकार के होते हैं, आपका पहला हो जाएगा अवतल दर्पण और दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण। समतल दर्पण इसको बोलेंगे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि समतल दर्पण होता क्या है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी समतल सतह से होता है तो इस प्रकार के दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी समतल चमकदार सतह से होता है तो इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं समतल दर्पण। इसके एक सतह पे क्या होता है कि पारे का या चांदी का इस पे लेप लगा करके उसके ऊपर से सिल्वर नाइट्रेट का पेंट कर देते हैं, ठीक है। किसका पेंट कर देंगे, सिल्वर नाइट्रेट के इस पे ऊपर पेंट कर देंगे। इधर इसके निचले सतह पे क्या करेंगे, पारे या चांदी का लेप लगा करके उसके ऊपर क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का पेंट कर देते हैं, और ऊपर का सतह जो होता है चमकदार होता है। ऊपर का सतह, माध्यम तो सेम हुआ। तो जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालीदार सतह से टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो लौटने की, प्रकाश के लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के लौटने की इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपकी होती है आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और ये होती है आपकी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट रे, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट अप करता है, यहाँ क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पलेदार सतह पे पड़ती है तो प्रकाश का परावर्तन होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के दौरान क्या प्रभावित होता है, प्रकाश के परावर्तन के दौरान क्या परिवर्तित होता है या क्या प्रभावित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पलेदार सतह पे पड़ती है तो प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो
प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, ये वायु वाले माध्यम से आ रही है, वायु में जा रही है तो वेग में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये तो वेग में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, ठीक है ना, वेग में ना परिवर्तन होगा, ना इसके आवृत्ति में परिवर्तन होगा, ना तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होगा, ठीक है। परिवर्तन किसमें होगा, इसमें आयाम में परिवर्तन होगा, ठीक ना, इसके आयाम में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ देता है कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश के परावर्तन के दौरान इसमें क्या परिवर्तित होता है, तो परिवर्तित आपका आयाम होता है ओनली, ठीक है, आयाम से परिवर्तित होता है, बाकी आपका ना वेग में परिवर्तन होगा, न इसके आवृत्ति में परिवर्तन होगा, न इसके तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होगा। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब हम देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं ना। प्रकाश परावर्तन का नियम, प्रकाश परावर्तन का नियम क्या होता है, देखिए हम क्या करते हैं कि जब प्रकाश किरण ऐसे आती है, प्रकाश किरण जब आपतित होती है तो ये समतल दर्पण के जिस बिंदु पे पड़ता है इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, इस बिंदु क्या बोलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। ये आपका, इसको लिख देते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। यहां से क्या करेंगे हम कि एक लंब डाल देंगे इस पे, यहां से एक लंब डाल देंगे सीधा, बिल्कुल यहां से एक लंब डालेंगे सीधा, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल या अभिलंब इसको बोलेंगे, ठीक है, नॉर्मल या क्या बोलेंगे, अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। तो कोई भी कोण जब हम नापते हैं तो अभिलंब से ही नापते हैं, ठीक है, कोई भी हम कोण नापेंगे तो कहाँ से नापेंगे, अभिलंब से ही नापेंगे। ये आपकी आपतित किरण रही और ये अभिलंब हुआ और ये आपका परावर्तित किरण हुई, ठीक है। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, और इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, इस वाले कोण का नाम देते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। और ये जो होता है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है आपका परावर्तन कोण, ठीक है। ये आपका परावर्तन कोण है, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ठीक ना। तो नियम होता है प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है आपका, पहला नियम आपका होगा कि जब प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों कहाँ पे होते हैं, एक ही तल में होते हैं, अर्थात ये जो बोर्ड का तल है आपका, ये जो बोर्ड का तल है इसी तल में तीनों के तीनों होंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब या डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, पहला नियम आपका होगा, ठीक है। आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर हो जाएगा आपका परावर्तन कोण, परावर्तन, परावर्तन कोण, ठीक है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर।
ये आपके दो नियम है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। परीक्षा में पूछ देता है, दे देगा आपको क्वेश्चन, इसमें पूछ देता है, यहाँ पे अगर आपको दे देगा ये वाला कोण का मान दे देगा कि ये 30 अंश है, ठीक। तो पूछेगा कि परावर्तन कोण का मान कितना होता है, दे देगा। इसका नाम रख लेते हैं ए, पी, बी, और इसको लिख देते हैं क्यू। देखिए कोण का मान दे देगा, दिया है कोण ए पी क्यू बराबर 30 अंश, तो परावर्तन कोण का मान बताइए, परावर्तन कोण फाइंड करिए, ज्ञात करिए कितना होगा। आप जानते हैं कि ये आपका अभिलंब है, तो अभिलंब होगा तो इस वाली रेखा पे ये पूरा 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक। इस वाली रेखा पे ये पूरा 90 अंश का कोण बनाएगा, तो जब ये 90 अंश का कोण बनाएगा आपका, तो ये टोटल 90 अंश होगा। तो 90 में से ये आपको 30 दे दिया है, ठीक है। 90 में से आपको ये 30 दे दिया है, ठीक। जब ये आपको 30 गिवन है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 30 दिया है, तो ये आपका कितना बचेगा, 60 बचेगा, ठीक है। 60 अंश बचेगा। तो ये हो गया आपतन कोण का मान, अर्थात आई का मान हो गया, ठीक। तो जब आई का मान 60 अंश है, तो इस आर का भी मान कितना होगा, 60 अंश होगा, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर होता है परावर्तन के नियम से। कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर, अर्थात परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, परावर्तन कोण बराबर हो जाएगा कितना, 60 अंश, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पुटअप कर देता है, इसका मान दे देगा, या फिर यहाँ पे इसका मान दे देगा, पूछ देगा कि आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा, तो ये इसमें से घटा लेंगे, ये इसका मान दिया रहेगा, तो इसमें से हम 90 में से घटा करके इसका मान पता कर लेंगे, और यहाँ से हम इसका आई का मान पता कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। या फिर यहाँ का मान दे देगा, या फिर यहाँ का मान दे देगा तो इसको पूछ लेगा, यहाँ का मान दे देगा तो इसको पूछ लेगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब हम समतल दर्पण के कुछ गुणधर्म देख लेते हैं कि समतल दर्पण के गुणधर्म क्या होते हैं। गुणधर्म क्या होते हैं, देखिए पहली बात यह है कि प्रतिबिंब बनता कैसा है। जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराती है, तो टकराने के बाद वो दोनों किरणें या जितनी भी किरणें वहां से परावर्तित होगी, ये किरणें जाकर के जहां पे एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यदि वास्तव में काटेंगी तो वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और काटती हुई प्रतीत होंगी, वास्तव में नहीं काटेंगी प्रतीत होंगी, तो वहां पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब जहां भी बनता है, आपका प्रतिबिंब जो बनेगा सीधा बनेगा, ठीक। और जहां वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वहां प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं। इससे आगे मैं जो कुछ भी बताऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो जाए, या फिर एएलपी का एग्जाम हो, या फिर टेक्नीशियन का हो, या फिर एनटीपीसी का हो, रेलवे की किसी भी एग्जाम में, या जेई का एग्जाम क्यों ना हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से जो भी आपका आएगा, आगे पढ़ाया जाएगा, सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूर आपको पेपर में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं पहले। देखिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं, ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो होगा क्या, जब यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी, प्रकाश किरण जब यहाँ से चलेगी सीधी, तो चलने के बाद जब इस समतल दर्पण से टकराएगी, तो समतल दर्पण से टकराने के बाद इधर तो पॉलिश किया गया है आपका, तो इधर जाएगी नहीं, इससे टकराने के बाद क्या होती है, अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। इधर से ये गई और अपने ही मार्ग में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। तो जब वापस लौटेगी तो ये यहाँ से इधर आगे बढ़ेगी, ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ जाएगी, ठीक। दूसरी प्रकाश किरण ये यहाँ टकराती है, यहाँ पे टकराती है, ठीक है। ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, और टकराने के बाद क्या होगा, ये प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी, ठीक। टकराने के बाद ये परावर्तित हो जाएगी जब प्रकाश किरण, तो परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, इसे सीधे निकल जाएगी। अब होता क्या है कि जब प्रकाश किरण, ये इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम ये रख देते हैं, ये और ये आपका बी हो गया, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब होगा क्या कि देखिए वास्तव में प्रकाश किरण एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो ये तो कभी मिलेगी नहीं, और जब कभी मिलेगी नहीं तो आपका प्रतिबिंब इधर बनेगा नहीं। तो करेंगे क्या कि इसको हम पीछे तक बढ़ा लेते हैं,
इसको हम क्या करेंगे कि इस लाइन को पीछे तक हम बढ़ा लेंगे। इसको भी क्या करते हैं कि जब हम पीछे बढ़ाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक दूसरे को ये किरणें काटती हैं इस पॉइंट पे, तो जहां पे ये काटेंगी तो आपका ए पॉइंट यहाँ पे बनेगा, इसको लिख देते हैं ए डैश। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, अगर यहाँ से प्रकाश किरण एक निकल रही है, इधर से प्रकाश किरण निकल रही है और यहाँ पे जाके मिल रही है, ठीक, यहाँ पे मिलेगी तो ये इधर जाएगी प्रकाश किरण। देखिए ये प्रकाश किरण इस पॉइंट से निकल रही है, वस्तु की इस पॉइंट से निकल रही है, तो यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे जब टकराएगी तो परावर्तित हो जाएगी प्रकाश किरण, तो परावर्तन के बाद ये इधर आगे जाएगी। क्योंकि ये किरण है, देखिए एक प्रकाश किरण निकलेगी तो इस तरह से सीधी जाएगी, ये प्रकाश किरण जब निकलेगी इस तरह से ऐसे, इस तरह से यहाँ सीधी जाएगी, ठीक। जब यहाँ जाएगी तो ये देखिए यहाँ ये सीधी प्रकाश किरण जा रही है, तो जाने के बाद ये क्या होगी, यहाँ पे टकराएगी तो टकरा करके पुनः क्या होगी, अपने ही मार्ग में वापस लौटेगी। जब वापस लौटेगी तो आपका ये इधर सीधी निकल जाएगी, ठीक, इस पॉइंट पे सीधी निकल जाएगी। लेकिन एक किरण जो है ये यहाँ से ऐसे तिरछी गई, तो तिरछे जाने के बाद यहाँ पे जब टकराएगी तो ये क्या हो जाएगी, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। जब यहाँ परावर्तन हो जाएगा तो चूंकि ये दोनों किरणें कभी मिलेगी नहीं, देखिए ये वाली जो किरण है इधर जा रही है और ये किरणें इधर जा रही है, तो इधर तो कभी मिलेगी नहीं, तो जब इधर नहीं मिलेगी तो इसको हम आगे तक बढ़ा लेते हैं, इसको हम आगे तक बढ़ा लेंगे, बढ़ाते हैं। देखिए ये इस पॉइंट पे काटा, ठीक, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा बी, ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी डैश, ठीक। अब ये यहाँ से क्या करेंगे कि इसको हम मिला लेंगे इस तरह से, यहाँ पे चूंकि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, वास्तव में ये किरणें इधर जा रही हैं, वास्तव में ये वाली किरण इधर जा रही है और ये वाली किरण इधर जा रही है, ये वाली किरण इधर जा रही है और ये जो है आपका ये वाली किरण इधर जा रही है, तो वास्तव में तो ये किरण इधर ही जा रही है, ठीक। तो हम क्या किए हैं कि पीछे तक इसको मिला लिए, क्योंकि वास्तव में ये किरणें इधर नहीं जा रही है, इसको हम क्या किए हैं कि पीछे तक मिलाए हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये आभास होता है कि ये किरणें क्या हो रही है कि इसके पीछे मिल रही है, ठीक, आभास हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा आपका इस टाइप से, इसका ये आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि वस्तु जितनी दूरी पे थी, वस्तु जितनी दूरी पे थी, यहाँ मान लेते हैं कि ये x मीटर की दूरी पे थी, तो उतनी ही दूरी पे आपका प्रतिबिंब भी बना, x मीटर की दूरी पे ही आपका प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कितने दूरी पे बना, जितनी दूर, ये आपका समतल दर्पण है, ये आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण, ये आपका समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु थी उतनी ही दूरी पे आपका क्या हुआ, प्रतिबिंब बना, उतनी ही दूरी पे आपका क्या हुआ, प्रतिबिंब बना, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जितनी आकार का, जितनी साइज की वस्तु थी उतनी ही साइज का ये प्रतिबिंब भी बना, ठीक है। तो यहां से कंडीशन क्या निकल करके आ रही है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ये वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर सीधा और आभासी बन रहा है, तो पहला यहां से कंडीशन निकल करके आया कि वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, आभासी, सीधा, आभासी सीधा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है, वस्तु के बराबर बनेगा। दूसरा क्या आपका कंडीशन होगा, दूसरा होगा कि वस्तु दर्पण से जितनी दूर वस्तु रहेगी उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण से
दर्पण से समान दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण से समान दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। कंडीशन क्या आती है कि इस जो भी प्रतिबिंब समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है ये पार्श्व प्रतिवर्ती प्रतिबिंब बनता है। पार्श्व परिवर्ती प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, पार्श्व परिवर्ती का मतलब ये होता है कि अगर इसमें कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति यहाँ पे अगर खड़ा है तो व्यक्ति अगर अपना बायां हाथ ऊपर करता है तो उस दर्पण में, इस दर्पण में वस्तु का दाहिना हाथ उठता हुआ दिखाई देगा। यदि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो व्यक्ति अगर अपना बायां हाथ उठाएगा तो इसमें क्या दिखाई देगा, इस दर्पण में दाहिना हाथ उठता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब बनता है। पार्श्व प्रतिवर्ती प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। यही कारण है कि एम्बुलेंस की गाड़ियों पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है ताकि दर्पण में देखने पे आपको एम्बुलेंस सीधा प्रतीत हो, दिखाई दे। ठीक, तो ये किसके कारण होता है, पार्श्व प्रतिवर्ती प्रतिबिंब के कारण। ठीक है, तो ये पार्श्व प्रतिवर्ती प्रतिबिंब बनता है उसमें। अगर हम बायां हाथ उठाएंगे तो दाहिना हाथ दिखाई देगा, अगर दाहिना हाथ उठाएंगे तो बायां हाथ दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका अगला नंबर आपका चौथा, कि यदि कोई व्यक्ति भी वेग से आगे की ओर दर्पण की ओर जा रहा है, ठीक ना, यदि कोई व्यक्ति भी वेग से दर्पण की ओर दौड़ रहा है या गति कर रहा है तो प्रतिबिंब टू भी वेग से गति करेगा। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होगा इसमें, टू भी वेग से गति करेगा। कंडीशन क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई गाड़ी या कोई मोटर आपका अगर दर्पण के सापेक्ष यदि गति कर रहा है तो दर्पण के सापेक्ष यदि कोई व्यक्ति गति कर रहा है तो व्यक्ति की चाल और प्रतिबिंब की चाल दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो दर्पण के सापेक्ष यदि कोई व्यक्ति गति करता है तो प्रतिबिंब भी उसी वेग से गति करेगी। ठीक है, यदि दर्पण के सापेक्ष मान लेते हैं कि ये आपका बोर्ड है, ये दर्पण है, ठीक, तो दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है। अगर मैं इसके सापेक्ष ऐसे दौड़ रहा हूँ, ठीक है, इसके सापेक्ष मैं इधर दौड़ रहा हूँ, इस साइड में मैं दौड़ रहा हूँ, तो मेरा इमेज जो इसमें बनेगा, मैं जिस स्पीड से दौड़ रहा हूँ इधर, उतने ही स्पीड से क्या होगा, इसके अंदर प्रतिबिंब भी उसी स्पीड से दौड़ेगा, अर्थात वस्तु की गति और प्रतिबिंब की गति समान होगी। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। यदि हम किसी वस्तु को आपका अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए इस दर्पण की साइज क्या होनी चाहिए, मिनिमम साइज क्या होनी चाहिए, अधिकतम तो कितना भी हो सकती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की साइज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बात, यदि हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखना है हमको समतल दर्पण में, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमको समतल दर्पण में देखना है तो
तो उस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की साइज जो होगी कम से कम उस वस्तु की आधी होनी चाहिए। उस वस्तु क्या होनी चाहिए? आधा होना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर है, कोई लड़का है, ठीक, उसका साइज जो है, लंबाई जो है 170 सेंटीमीटर का है। इस 170 सेंटीमीटर वाले लड़के का, इस 170 सेंटीमीटर वाले लड़के का प्रतिबिंब हमको दर्पण में देखना है। प्रतिबिंब हमको क्या करना है? दर्पण में देखना है। जब दर्पण में हम प्रतिबिंब, तो इसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दर्पण की साइज कम से कम कितनी होनी चाहिए? दर्पण की साइज कम से कम इस वस्तु की साइज की आधी होनी चाहिए। तो इस दर्पण को हम कितना लेंगे? इस दर्पण को हम इसकी साइज का क्या लेंगे? कम से कम आधा ले सकते हैं। अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, अधिक से अधिक आधा से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो कम से कम कुछ भी हो सकता है, सॉरी, कम से कम जो होगा आपका आधा होगा। आधा का मतलब आपका, अगर 170 सेंटीमीटर का व्यक्ति है तो इसका आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 8 16 और 1 बच जाएगा, 2 5 10, अर्थात 85 सेंटीमीटर आपका व्यक्ति दर्पण की साइज होनी चाहिए। इस दर्पण की साइज कितनी होनी चाहिए? 85 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि आपका वस्तु जो है 170 सेंटीमीटर का है तो इस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए इस प्रतिबिंब की साइज जो होगी इस वस्तु की साइज की आधी होनी चाहिए कम से कम। अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 170 सेंटीमीटर भी हो सकता है, यानी 85 से ऊपर कुछ भी हो सकता है, 90 सेंटीमीटर का हो सकता है, 100 सेंटीमीटर का हो सकता है, ठीक ना। ये हो सकता है। कम से कम जो होगा आपका इसका आधा होगा, ठीक। ये कंडीशन हुआ। अब बात कर लेते हैं कि दो दर्पणों को अगर किसी एंगल पे, किसी कोण पर रखेंगे तो उनके द्वारा प्रतिबिंब कितने बनेंगे, उनके बारे में हम जान लेते हैं। जब दो समतल दर्पणों को किसी कोण पर रखते हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है। पहली कंडीशन इसमें होगा, देखिए, जब दो दर्पणों को किसी कोण पर रखेंगे, मान लेते हैं कि थीटा कोण पर रखते हैं, तो उनके द्वारा बनने वाले कोण कितने होंगे, सॉरी, कितनी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं कि थीटा कोण पे दो दर्पण जो है एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे गए हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे दो दर्पण है, इस तरह से ऐसे करके एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे गए हैं। तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होगा आपका? मान लेते हैं प्रतिबिंबों की संख्या n है, तो n बराबर हो जाएगा 360 बटा में थीटा, 360 डिग्री बटा में थीटा, ठीक है। अब ये कंडीशन कब लागू होगा? देखिए, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए दो कंडीशन होती हैं। अगर मान लेते हैं कि ये कोण आपका 12 डिग्री का, ठीक है, 12 डिग्री या 42 डिग्री मान लेते हैं, या 72 डिग्री मान लेते हैं यदि, यहाँ एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यदि थीटा बराबर 72 डिग्री है तो क्या होगा? प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? प्रतिबिंबों की संख्या ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या ये हो जाएगा आपका n बराबर 360 बटा में कितना? 72, कटा लेंगे, 36 दूना के 72 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका नंबर आया है 5, अगर ये ऑड है, यदि ये ऑड है यानी विषम है, ठीक, अगर ये विषम संख्या आ रही है, यदि ये विषम संख्या है तो इमेज की संख्या भी यही होगा, ठीक है। इमेज की संख्या क्या होगी? यही होगी, ठीक। यदि अगर ये सम आ रहा है,
तो उसमें से क्या करते हैं कि एक घटा करके हम लिखते हैं। तो एक जब घटाएंगे तो जो आपका विषम संख्या मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा, यदि थीटा बराबर आपका ले लेते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री लेते हैं, ठीक है। तब क्या होगा देखिए, तब हो जाएगा आपका n बराबर 360 बटा में हो जाएगा 90, ये कटा लेते हैं इसको, ये आपका आ जाएगा 4। ये 4 जो है आपका इवन नंबर है, ये आपका इवन नंबर है अर्थात सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या होने के कारण हम क्या करेंगे कि एक घटा करके लिखेंगे इसमें। तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 4 - 1 बराबर कितना, 3। ये 3 आपका प्रतिबिंब की संख्या होगी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या हम निकाल देंगे। जब दो दर्पण किसी कोण पे अगर झुके हैं तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, इस फार्मूले के द्वारा हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। एक और कंडीशन रह जाती है कि यदि दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है, उसका इमेज जो है कि दर्पण में बन रहा है। यदि हम दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे, तो वस्तु का बनने वाला जो उसमें प्रतिबिंब होगा वो टू थीटा कोण से घूम जाता है, वो टू थीटा कोण से क्या होता है, घूम जाता है। इस कंडीशन को भी देख लेते हैं। यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो प्रतिबिंब टू थीटा कोण से घूम जाता है, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये आपका दर्पण रखा गया है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें बन रहा है, ठीक है, इसमें यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये आपका इमेज है, इसका इसमें इमेज बन रहा है। अगर हम इसको स्थिर रखें, इस वस्तु को अगर हम स्थिर रखें और इस दर्पण को हम क्या करेंगे, थीटा कोण से घुमाएं। तो दर्पण को जब हम थीटा कोण से घुमाएंगे ना, तो इसमें जो इसका इमेज होगा ये टू थीटा कोण से क्या होगा, घूम जाएगा, ठीक। या इसी को लिख सकते हैं, आपतित किरण को यदि स्थिर रखा जाए, आपतित किरण को क्या किया जाए, स्थिर रखा जाए। ये मान लेते हैं कि आपतित किरण है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आपतित किरण को अगर स्थिर रखा जाए और इस समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए, इस समतल दर्पण को क्या किया जाए, थीटा कोण से घुमाया जाए। आपतित किरण को स्थिर रखा जाए और ये आपका परावर्तित किरण होगी, ये होगा आपका परावर्तित किरण। देखिए, आपतित किरण को स्थिर रखा जाए, ठीक, और इस दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए। थीटा कोण से क्या किया जाए, घुमाया जाए। थीटा कोण से अगर हम इसको घुमाएंगे, थीटा कोण से घुमाएंगे, तो ये जो परावर्तित किरण हो जाएगी, ये परावर्तित किरण जो होगी टू थीटा कोण से क्या होगी, घूम जाएगी। ये परावर्तित किरण जो होगी टू थीटा कोण से क्या होगी, घूम जाएगी। यदि हम इसको स्थिर रखें, इस दर्पण को अगर थीटा कोण से घुमा दें, इस दर्पण को हम क्या करें, थीटा कोण से इसको घुमा दें, तो ये क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण जो होगी टू थीटा कोण से घूम जाएगी, ठीक। ये कंडीशन आपकी होगी, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं समतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है, देखना होता है। तो समतल दर्पण में हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, इसके अलावा क्या होगा, चेहरा देखने के लिए, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा पेरिस्कोप देखिए, जो पनडुब्बी जो जहाज होती है ना, पनडुब्बी जो होती है उसके अंदर जो होते हैं सैनिक बैठे रहते हैं, तो बाहर की ओर क्या हो रहा है, क्या
माहौल है उसको देखने के लिए हम पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका एक सबमरीन है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे कुछ निकला रहता है इस टाइप से, ठीक। तो हमको देखना है बाहर की साइड क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे पेरिस्कोप हम लगा देते हैं, यहाँ पेरिस्कोप लगा देंगे और ये ऐसे इस तरह से व्यवस्था कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई सैनिक है, उसका यहाँ पे नेत्र है, ठीक, यहाँ पे उसका नेत्र है। ऐसे ये क्या कर रहा है, इधर देख रहा है, ठीक है। होगा क्या आपका कि यहाँ पे समतल दर्पण लगा देते हैं, यहाँ पे एक समतल दर्पण लगा देते हैं इधर, ठीक, और यहाँ पे एक समतल दर्पण लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है। इधर एक समतल दर्पण लगा देंगे। अब होगा क्या कि बाहर क्या हो रहा है, अब देखो ये तो आपका पानी में पूरा रहता है, ये पूरा सिस्टम जो होता है पूरा आपका पानी में रहेगा, ठीक है, ये पूरा पानी में रहेगा। अब ये थोड़ा सा जरा सा ये निकला रहता है, ये जरा सा निकला रहता है आपका, ये जो होता है आपका जरा सा निकला रहेगा। अगर यहाँ पे कोई जहाज है, ये आपका जल है समुद्र का, यहाँ पे कोई जहाज है, ठीक है, यहाँ पे बड़ी सी कोई शिप है, इधर कोई बड़ी सी शिप है ना, यहाँ बड़ी सी कोई शिप लगी है इस तरह से, इस तरह से कंटेनर इसमें रखे गए हैं, ठीक है। तो इसको ये देखने के लिए क्या करेगा, ये देखने के लिए क्या करेगा इसको कि यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे एक समतल दर्पण लगा देगा और यहाँ एक समतल दर्पण लगा देगा, और इन समतल दर्पणों को 45 डिग्री के कोण पे लगाया जाता है, 45 डिग्री के कोण पे लगाया जाता है। तो 45 डिग्री के कोण पे दो समतल दर्पण लगा देंगे तो इसका जो प्रतिबिंब होगा इसमें बनेगा, इस जहाज का प्रतिबिंब जो होगा इसमें बनेगा, और इसका प्रतिबिंब जो होगा इस दर्पण में बनेगा। अब ये क्या करेगा कि जब इसमें प्रतिबिंब बनेगा तो ये इसको क्या करेगा, तुरंत देख लेगा, और जब ये देखेगा यहाँ से तब हम जान जाएगा कि बाहर साइड में कोई जहाज जो है कि हम लोगों के बहुत नज़दीक है। ये दुश्मन की जहाज रहेगा तो तुरंत टारगेट करेगा इसको, और यहाँ से मिसाइल से इसको हिट करेगा, ये तुरंत क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पेरिस्कोप का उपयोग हम क्या करते हैं, ये पनडुब्बी वगैरह में किया जाता है, क्या करने के लिए, बाहरी वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, ये तीसरा बहुदर्शी में इसका उपयोग करते हैं, बहुदर्शी, बहुदर्शी इसको बोलते हैं पेरिस्कोप, पेरिस्कोप बहुदर्शी को बोलते हैं कैलिडोस्कोप, स्कोप, ठीक है। बहुदर्शी, बहुदर्शी में क्या होता है कि पहले के ज़माना में जो था कि सिनेमा आते थे गाँव में सिनेमा दिखाने के लिए, तो एक डब्बा टाइप से रहता था, उसमें बहुत सारे अंदर उसके चित्र लगे रहते थे, ठीक है। उसमें क्या करना था, ऐसे करके उसमें देखना रहता था, ऐसे इधर से घुमाने वाला था, उसके अंदर देखा जाता था, ठीक है। तो उसमें तीन जो है कि समतल दर्पण लगे रहते थे, तीन आयताकार समतल दर्पण लगे रहते थे, और तीन आयताकार समतल दर्पण इस बहुदर्शी में तीन आयताकार समतल दर्पण होते थे, और इसमें इसमें जो है कि 45 अंश के कोण पे दो दर्पण लगे हैं ना, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें तीन समतल दर्पण लगे होते हैं आयताकार, और वो लगे होते हैं 60-60 डिग्री के कोण पे लगे होते हैं, ठीक है। ये जो होता है आपका कितने डिग्री कोण पे, 60 डिग्री के कोण पे तीन समतल दर्पण लगे होते हैं, समतल दर्पण, ठीक है। 60 डिग्री के कोण पे तीन समतल दर्पण लगे होते हैं, ठीक है ना। उसमें चित्र को देखने के लिए भगा भगा करके उसमें क्या करते हैं, उसमें लगा के ऐसे देखा जाता है। तो ये बहुदर्शी आपका हो गया। तो इतना सारा आपका समतल दर्पण में था, जितना सब कुछ बताया हूँ मैं उसमें से आपके क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।